नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वक्त देश तक का है और शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना ने मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी किया। मौलाना साहब की दलील है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और इस्लाम में शराब के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। दरगाह आला हजरत से जारी हुए प्रेस नोट में बताया गया है कि अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम है और उससे मस्जिदों को सैनिटाइज करने का मतलब पूरी मस्जिद को नापाक करना है और नापाक जगह पर नमाज नहीं कराई जा सकती। तो बरेली के मौलाना की तरफ से फतवा जारी किया गया है। अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से मस्जिद को सैनिटाइज कराने को वो तैयार नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पीआरओ की कल ही कोरोना से मौत हुई और आज जामा मस्जिद ने दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यह तय किया कि 30 जून तक वहां नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ बरेली के मौलाना यह कह रहे हैं कि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हराम है, इसलिए उससे मस्जिद को सैनिटाइज करा के नापाक नहीं होने देंगे। हुकूमत हिंद की गाइडलाइंस में तमाम इबादतगाहों को सैनिटाइज करने की बात कही गई है। हम लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इन सबको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सैनिटाइज़ का तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है, यानी वो चीज़ें जिनमें अल्कोहल नहीं मिली हुई है उनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। वो केमिकल चीज़ें जैसे शैम्पू है, साबुन है, सर्फ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अल्कोहल नहीं है, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे मस्जिदों की सफाई सुथराई कर रहे हैं। अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो नाजायज़ है इस्लाम में, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पर और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मस्जिदों की सफाई सुथराई की गई है और की जा रही है। दरगाहें रोज़ाना साफ़ सुथरी की जा रही हैं, उनको पानी के प्रेशर से धोया जा रहा है। तो वो मौलाना कह रहे हैं कि पानी के प्रेशर से धोया जा रहा है मस्जिदों को, दरगाहों को। अभिषेक मेरे सहयोगी इस समय लखनऊ से हमारे साथ ऑनलाइन पर आ गए हैं। अभिषेक, WHO कह रहा है कि 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ही काम करता है। योगी सरकार और केंद्र की सरकार कह रही है धर्मस्थल खोलिए, लेकिन सैनिटाइज लगातार करना होगा। पर ऐसे में सैनिटाइजेशन कैसे होगा जब ये कह रहे हैं कि हराम है अल्कोहल का इस्तेमाल और ऐसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल? बिल्कुल रोहित, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब बीमारी के बीच में अगर कोई धर्म की बातें सामने आएंगी तो कैसे होगा। निश्चित तौर पर ये जो दरगाह आला हजरत से ये प्रेस नोट जारी हुआ है और बाकायदा उसके मौलाना ने साफ तौर पर कहा है कि 70% अल्कोहल का सैनिटाइजर का इस्तेमाल की बात कही जा रही है, लेकिन जो अल्कोहल है वो उनके लिए हराम है, उनके धर्म के हिसाब से हराम है। तो वो उन्होंने इसे साफ तौर पर मना कर दिया है, बंद कर दिया है। और जितने भी नमाजी, हालांकि 5 नमाजी ही अभी तक अलाउड है मस्जिद में आने के लिए, ऐसे लोगों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर देने से भी मना कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि जो दूसरे यूनानी या आयुर्वेदिक सैनिटाइजर हैं जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं है, ऐसे चीजों का ही इस्तेमाल हो। तो कुल मिलाकर रोहित, निश्चित तौर पर ये पहली दफा पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह की कोई आवाज सुनाई दी है कि सैनिटाइजर के तौर पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल कोई भी दरगाह या कोई ना करे। और ये बरेली से आया है और आप जानते हैं बरेली कितना बड़ा गढ़ है अलग अलग सेक्ट्स का, जो मुस्लिम सेक्ट्स हैं उन। जी शुक्रिया अभिषेक, फिलहाल जानकारी देने के लिए। अब सरकार को इसका हल निकालना होगा। दूसरी तरफ राजस्थान में लगातार हलचल चल रही है। रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया था क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायक तोड़ना चाहती है। रिजॉर्ट से सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री, अभी अभी मुलाकात करके विधायकों से बाहर वापस निकले हैं। पिछले करीब 1 घंटे से सचिन पायलट वहां पर मौजूद थे। वो अपने विधायकों से मिल रहे थे। अब मुलाकात करने के बाद वो वहां से निकल चुके हैं। राजस्थान के सीएम ने भी कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक बुलाई है अशोक गहलोत के आने से पहले, लेकिन सचिन पायलट वहां से निकल गए और सचिन पायलट के साथ उनके समर्थक विधायक भी वहां से निकल गए। इस समय की ये बड़ी खबर है। आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है कि वो हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं। 25 करोड़ रुपए प्रति विधायक देने का आरोप, ऑफर करने का आरोप अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया। लेकिन अब जबकि सीएम अशोक गहलोत विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ वहां से निकल गए हैं। अगर खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है, शरद कुमार मेरे सहयोगी इस समय जयपुर से हमारे साथ और जानकारी के लिए लाइव आ चुके हैं। अगर खरीद फरोख्त का दबाव बीजेपी की तरफ से है
तो पार्टी विधायकों को संभालेगी कि सीएम और डिप्टी सीएम अपने अपने खेमे के विधायक संभालेंगे? शरद। रोहित, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के घर में आग लगी है। बीजेपी को बाद में देखेंगे। सचिन पायलट जब निकले यहाँ पे विधायकों से बात मिल गए तो उन्होंने कहा कि जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कामयाब नहीं होगा। हमारे जो विधायक हैं वो ठीक हैं, कहीं टूटने नहीं जा रहे हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो ठीक नहीं है। उसके ठीक पीछे पीछे उनके समर्थक पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह निकले हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली को खुश करने के लिए सारी कवायद की जा रही है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। सुबह ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिलकर आए थे, उनको मनाने के लिए गए थे। कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस कहे, जितने भी विधायक यहाँ पर सचिन पायलट समर्थक जिनसे हमारी बातचीत हुई है कैमरे पर, सबने कहा कि पैसे के ऑफर होने की बात अभी तक किसी ने नहीं कही है। सरकार न जाने कहां से ये बात लेकर आई है। मुझे लगता है विधायकों ने कैमरे पर कहा कि लगता है कि सरकार अफवाह के बल पे हम लोगों को रिजॉर्ट लेकर आ गई। तो यहाँ पर एक दूसरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर ही। सचिन पायलट खेमा बनाम अशोक गहलोत खेमा का, और सचिन पायलट खेमा भी अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम टूटने नहीं जा रहे हैं तो हम पर या किसी तरह से कहीं माहौल बनाकर इस तरह से रिजॉर्ट पे क्यों रखा जा रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह एक पूरे इस ऑपरेशन में सचिन पायलट को खलनायक बनाया जा रहा है और खलनायक बनाकर उनके प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है उससे छीना जा सकता है। इसलिए पायलट भी अब फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं और अशोक गहलोत के आने का समय हुआ, वहाँ गाड़ियां लग रही है सीएम हाउस में और यहाँ से वो निकल गए। और जो विश्वेंद्र सिंह है वो यहाँ तक कह गए कि यहाँ इंटरटेनमेंट करने के हम आए हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, यहाँ हम नहीं रहेंगे। तो निश्चित से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ कांग्रेस के अंदर भी ठीक नहीं चल रहा है। वापस आते हैं शरद आपके पास। अभी सचिन पायलट जब निकले हैं इस रिजॉर्ट से तो आपने बात की है उनसे, और उस वक्त सचिन पायलट क्या कहकर गए हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर चलते हैं शरद के पास वापस। कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थक दलों के विधायकगण, निर्दलीय विधायकगण, हम सब एकजुट हैं और जितना पर्याप्त हमको बहुमत की जरूरत है उससे अधिक हमारे पास है। तो चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जो दो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दोनों जितना बहुमत हमारा है उससे ज्यादा वोट लेकर जीत कर जाएंगे। तो सचिन पायलट मीडिया से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सब हमारे साथ हैं। अब ये बात वो बीजेपी को कह रहे थे या अपनी ही पार्टी के और नेताओं को मैसेज कर रहे थे, ये समय बताएगा। वापस शरद के पास चलेंगे, उसके पहले गुजरात में क्योंकि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लगी तो राजस्थान में उनको चिंता होना लाजमी था, इसलिए कुनबा बचाने की दौड़ शुरू हो गई है। राज्यसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक रिजॉर्ट में बंद किया। कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी यहां भी गुजरात वाला खेल करने की कोशिश कर रही है। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर शिव विलास रिजॉर्ट सियासी सरगर्मी का केंद्र है। कांग्रेस के तमाम विधायक और गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक यहां रखे गए हैं। कांग्रेस को डर है बीजेपी गुजरात की तरह यहां भी सेंधमारी न कर ले। राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने इस शिव विलास रिजॉर्ट में क्वारंटाइन कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक, बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। ये पूरा खेल राज्यसभा चुनाव को लेकर है। 19 जून को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीट में चुनाव होने हैं। विधानसभा में सीटों के गणित के आधार पर यह तय था कि 2 पर कांग्रेस और बची हुई 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच सकता है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने एक की जगह अपने 2 उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। अब कांग्रेस को डर है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ का खेल कर सकती है। ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश के 22 MP गए वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार है, समझ गए
और खूब उनको दारू लूट देने की कोशिश की गई। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हमारे पास समर्थन है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महेश जोशी ने तोड़फोड़ के शक पर डीजीपी को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे चिन्हित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वे अनुचित रूप से एससीडी में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है। मध्य प्रदेश और गुजरात को देखते हुए कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। राज्यसभा चुनाव अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच नाक की लड़ाई बन गई है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े को लेकर दिल्ली सरकार पहले से निशाने पर है। अब दिल्ली नगर निगम ने कोरोना के कारण मरने वालों के चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। दिल्ली नगर निगम का दावा है कि देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। उनका आरोप है कि केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का बढ़ता ग्राफ अब डर और खौफ पैदा करने लगा है। सरकार कोरोना विस्फोट होने का खतरा लगातार जता रही है। इस डर और खौफ के बीच हर रोज नए खुलासे भी कम डर नहीं पैदा कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि दिल्ली सरकार आंकड़े छिपा रही है। दक्षिण एमसीडी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता का दावा है कि राजधानी में लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये संख्या इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली के शमशान घाट फुल हो गए हैं। कुल मिलाकर 2098 पूरे तीनों निगमों के अंदर 2098 डेथ हो चुकी हैं, तीनों निगमों के अंदर आज की डेट तक। और दिल्ली सरकार और मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे पास जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट किसका? डॉक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट हमें दिया गया वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। वो सर्टिफिकेट को मंगवा लिया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी, ये मैं 2 महीने से कहता हूँ। वहीं दिल्ली के उत्तरी एमसीडी ने केजरीवाल सरकार पर 2 आरोप लगाए हैं। पहला ये कि सरकार कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 1500 करोड़ की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ये कि एमसीडी के अस्पतालों में कोरोना के लिए मार्च में ही बेड आरक्षित किए गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनका इस्तेमाल नहीं किया। मैं माननीय केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जगह चाहिए तो दिल्ली, हमारी दिल्ली नगर निगम 119 समुदाय भवन उनको देने को तैयार है। 30 फिजिकल सेंटर, 4 स्टेडियम और 4 स्पोर्ट्स क्लब, उसके अलावा हमारा आईडी हॉस्पिटल है। जहां पर भी आप कहें, मगर संसाधन जो हमारे पास है हम दे रहे हैं, मगर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आपको करनी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं। दिल्ली में कोविड के हमले के बीच अब सियासत तेज है। केजरीवाल सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह से उनकी कल की मुलाकात इसी कोशिश की किश्त थी, लेकिन लगता है कि दिल्ली में कोविड पर सियासत भारी है। अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी में एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ राजनीति भी पूरे चरम पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हालात बहुत खराब है। दिल्ली सरकार कह रही है कि वायरल होने वाले वीडियो स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह गिराने वाले हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली के हालात, कोरोना संक्रमण पूरी रफ्तार से दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम यह है कि संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 के पार चला गया है। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है, एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। लगातार दिल्ली में जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद लगातार ये अनलॉक 1 में जो संक्रमित लोगों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब 32,810 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली ने कोरोना की वजह से 984 अपनों को खो दिया है। एक तरफ संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पतालों के बिगड़े हालातों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एलएनजेपी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मरीजों के साथ ही शव भी रखे हैं। इस वीडियो पर
बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेर रही है। LNJP हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, बहुत ही दुख भरी तस्वीरें, दुख भरे वीडियो, इतने दिल दहलाने वाले वीडियो देखकर वास्तव में मन बहुत दुखी हुआ है कि आखिर दिल्ली सरकार कर क्या रही है। लेकिन वीडियो क्या कहता है, बीजेपी क्या कहती है, इस बात से दिल्ली सरकार बेखबर है। सच झूठ से अलग उसका तीसरा राग है कि ऐसे वीडियो उत्साह को गिराने वाले होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो, वो वीडियोस को हमारे डॉक्टर्स भी, हेल्थ वर्कर्स भी, नर्सेज भी सब देखते हैं, उनको डिमोरलाइज करने वाली बात है। दिल्ली सरकार हमेशा की तरह एक बार फिर कह रही है कि दिल्ली में जितने बेड की जरूरत है उससे ज्यादा का इंतजाम दिल्ली सरकार करके चल रही है। 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में स्थिति नाजुक है। सरकारों के दावों को अस्पतालों से निकल रही तस्वीरें खारिज करती हैं। बेहतर है कि दिल्ली वाले हालात को खुद समझें और कोरोना से बचने के नियम मानते रहें। पुनीत शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कोरोना और कोहराम मचा सकता है। एक रिपोर्ट में मुंबई को लेकर डराने वाली बातें कही गई। बिगड़ते हालात के बीच राजनीति का दौर भी जारी है। उद्धव सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। जिस महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा रखा है, वहां बीमारी पर सियासत का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में बिगड़े हालात के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। चौहान का कहना है कि मोदी सरकार ने WHO की चेतावनी के बावजूद कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। न ही वक्त पर लॉकडाउन लगाया गया और न ही विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए कोई इंतजाम किया गया। आपल्या देशामध्ये लॉकडाऊन 25 मार्चला झाला, म्हणजे WHOच्या घोषणेनंतर तब्बल 14 दिवसांनी, आणि हे 14 दिवस फार क्रिटिकल होते असं माझं स्वतःचं मत आहे। आपण मुंबई विमानतळ बंद न केल्यामुळे, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद न केल्यामुळे, इससे पहले मजदूरों की वापसी को लेकर उद्धव ठाकरे और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबे वक्त तक चला। सियासत के बीच महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 3,254 कोरोना के नए केस सामने आए, जो एक दिन में अब तक आए सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है। जिसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 3,400 से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। मुंबई में आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,800 से ज्यादा है। और आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू यादव के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता को बधाई देने रिम्स पहुंचे। उनके दूसरे बेटे तेज प्रताप पूजा करने के लिए पहुंचे, लेकिन लालू यादव को लेकर राजनीति गर्म है। पटना में पोस्टर वॉर में पूरी ताकत लगा दी गई है। चौराहे पर पोस्टर लगाकर लालू यादव के 72वें जन्मदिन पर उनकी 73 संपत्तियां लिखी गई हैं और उनसे जवाब मांगा गया। आरजेडी चीफ लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर तब की है जब वो दोस्ती की सियासी डोर में बंधे हुए थे। मौका लालू के जन्मदिन का था। नीतीश गुलदस्ता लेकर 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे। लालू ने अपने हाथ से सीएम को मिठाई खिलाई थी। आज भी लालू यादव का जन्मदिन ही है। लालू जेल में है। अब दोस्ती टूट गई तो नीतीश ने तोहफे में क्या दिया वो भी देख लीजिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर यहाँ आप देखिए किस तरीके से ये पोस्टर जो लगाया गया है। यहाँ पर लालू के 73वें जन्मदिन के मौके पर उनके 73 संपत्ति की श्रृंखला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के जरिए लालू ने ये अकूट संपत्ति जो है वो अर्जित की है। लालू के जन्मदिन पर जेडीयू से मिले इस गिफ्ट से आरजेडी बुरी तरह बिफर गई और फिर क्या था, दोनों तरफ से तीर चलने लगे। जन्मदिन पर जो एक घिनौना राजनीति का संस्कार आज देखने के लिए जेडीयू से मिला, ये शायद ही कभी किसी ने देखा होगा राजनीति में। माननीय लालू प्रसाद जी के 2 पुत्र, माननीय तेज प्रताप यादव और माननीय तेजस्वी यादव,
ये तीसरा पुत्र है उनका तरुण कुमार यादव, जिसके नाम से जमीन का निबंधन है। वो कहाँ है, किस रूप में है? क्या वो दत्तक पुत्र हैं? राजनीति में उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं तय हुई? वो साक्षात कहाँ विराजमान है? तो आज मैंने माननीय लालू प्रसाद जी के संज्ञान में लाया कि ये पुत्र आपका कहाँ है, जरा इनका भी खोज खबर आप लीजिए। सियासी तेवर के बीच जेल में लालू के केक काटने की तस्वीर वायरल हुई है। तेजस्वी यादव पिता से मिलने रांची पहुंचे। बड़े बेटे तेज प्रताप ने पटना के तमाम मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर पिता के लिए दुआएं मांगी। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी का जन्मदिन है, तो आज हम लोगों को लालू जी से प्रेरणा मिलती है कि अपने विचारधारा को लेकर के उन गरीबों की हम लोग जो है लड़ाई लड़े। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस बार लालू और नीतीश आमने सामने होंगे। बिहार की राजनीति चुनाव के लिए सुलगने लगी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक को एक नोटिस भेजा। कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर करके कहा गया था कि साधुओं की हत्या की जांच कर रही महाराष्ट्र सरकार पर याचिकाकर्ताओं को भरोसा नहीं है। 16 अप्रैल को हुई थी ये दिल दहला देने वाली घटना, जब मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे 2 साधुओं को पालघर में 100 से ज्यादा लोगों ने घेर कर मार डाला था। साथ में साधुओं के ड्राइवर की भी हत्या की गई थी। इसी मसले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई और महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक को नोटिस भेजा है। पालघर के मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डीजीपी, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर इस मामले में जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वस्तुस्थिति क्या है। सरकार अब इसमें हफ्ते भर में जवाब देगी और उसके बाद अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या के बाद साधुओं की हत्या की जांच के लिए 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका जूना अखाड़े के महंत श्रद्धानंद सरस्वती ने दायर की। श्रद्धानंद सरस्वती की याचिका में जांच के 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, मामले की जांच एसआईटी करे। दूसरा विकल्प, सीबीआई मामले की जांच करे। तीसरा विकल्प, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच के लिए न्यायिक आयोग बने। दूसरी याचिका घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। इसमें मांग की गई है साधुओं की हत्या की जांच एनआईए करे। मतलब दोनों याचिकाओं में साफ तौर पर कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। अब सुप्रीम अदालत ने नोटिस दिया है, देखना होगा कि क्या जवाब मिलता है और साधुओं की हत्या की जांच कौन करेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कोरोना संक्रमण की वजह से टाला गया आईपीएल इसी साल शुरू हो सकता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने संकेत दिए हैं कि इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन खाली स्टेडियमों में किया जा सकता है। खबर है कि 5 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच आईपीएल हो सकता है। एक ही शहर में सारे मैच कराए जा सकते हैं। ऐसा शहर जहां 2-3 खाली स्टेडियम हो, ऐसा शहर जहां खिलाड़ियों के रुकने के लिए अच्छे होटल हो। कर्नाटक में संक्रमण कम है, इसलिए बेंगलुरु में आईपीएल हो सकता है। बीसीसीआई आईसीसी के रुख को देखकर निर्णय करेगा। आपको बता दें कि 29 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल कोरोना की वजह से टल गया था। उसके बाद से इस साल आईपीएल होगा या नहीं, यह सवाल लगातार बना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।